नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 यानी कि एसपीटी एक्ट 1949 पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे अध्याय 2 और अध्याय 3 पढ़ेंगे। आज अध्याय 2 आरंभ करते हैं। इसमें क्या है, ग्राम प्रमुख और मूल रैयत के बारे में पढ़ेंगे। तो धारा 5 से लेकर धारा 11 तक क्या है, ग्राम प्रमुख और मूल रैयत। आगे बढ़ते हैं तो धारा 5 से स्टार्ट करते हैं। क्या है धारा 5? धारा 5 क्या कहता है, ग्राम प्रधान की नियुक्ति। इस धारा के अनुसार खास ग्राम किस यहाँ पर, खास ग्राम में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जा सकती है यदि रैयत अथवा भूस्वामी इसके लिए आवेदन करेंगे तो खास ग्राम में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है, ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उस गांव के कम से कम 2/3 रैयतों की सहमति आवश्यक है। क्या बोलता है, अगर ग्राम प्रधान की नियुक्ति करना है जिस गांव में, उस गांव के रैयतों के कम से कम 2/3 की अनुमति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। धारा 6 में क्या कहता है, जमींदार ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन देगा। अगर ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाता है तो जमींदार क्या है, जाके प्रतिवेदन किसको देगा, उपायुक्त को देगा। यदि गैर खास ग्राम में ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाए तो भूस्वामी 3 माह के अंदर ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उपायुक्त के समक्ष आवेदन दे सकता है। नेक्स्ट है धारा 7 क्या बोलता है, ग्राम प्रधान द्वारा कबूलियत का लिखा जाना और जमानत का दिया जाना। ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो जाएगा तो फिर वो अपने एक कागज़ में लिख के देगा कबूलियत, क्या हम ग्राम प्रधान बन गए, उसको एक मुहर मिल जाएगा ठप्पा, और वो अपने कुछ जमानत राशि भी अपना जमा करेगा। नेक्स्ट देखते हैं धारा 8 में क्या बोलता है, जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान क्या होगा, नए जो ग्राम प्रधान नियुक्त होगा किसके द्वारा, जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियों का दिया जाना। उसको जो जमीन है उसका क्या दिया जाए, खतियान वगैरह प्रति इसको दिया जाएगा। नियुक्ति तिथि से 3 महीने के भीतर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं धारा 9, ग्राम प्रधान के पद की अंतरनीयता। इस धारा के अनुसार ग्राम प्रधान का पद हस्तांतरणीय नहीं है। क्या है, ग्राम प्रधान का जो पद है वो हस्तांतरणीय नहीं है। किस धारा के तहत, धारा 9 बोलता है ग्राम प्रधान का जो पद है वो हस्तांतरणीय नहीं है। धारा 10 क्या बोलता है वो देखते हैं। धारा 10, किसी जमीन का मूल रैयत जोत समझ जाना। क्या बोलता है, किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझ जाना। तो इसमें क्या कहता है इसके अंदर, कोई जमीन जो अभिलिखित नहीं, यानी कोई जमीन जो अभिलिखित रिकॉर्डेड नहीं है यानी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है, उसे मूल रैयत के जोत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर जो कोई जमीन, अगर ये मेरा जमीन है और इसके बगल में एक दूसरा कोई ज़मीन है जो इसका रिकॉर्ड नहीं है, तो इसे हम अपना ज़मीन के साथ इसे हम मिला नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, कोई बंजर भूमि जो मूल रैयत द्वारा आबाद या रहने लायक बनाई गई हो तो उसे रैयत जोत होल्डिंग समझा जाएगा। अगर कोई बंजर भूमि है, इसको हम रहने लायक बनाए हैं, फसल उत्पादन करने लायक बना दिए हैं, एकदम हरा भरा कर दिए हैं, तो इसे क्या समझा जाएगा, इसे रैयती जोत समझा जाएगा, रैयती खेत समझा जाएगा, जमीन समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धारा 11 क्या बोलता है, धारा 11 देखते हैं। धारा 11 बोलता है ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि। ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि धारा 11 बोलता है। इसमें तहत क्या है, इस धारा के अनुसार मूल रैयत अथवा रैयत से वसूले गए सभी जुर्माने ग्राम प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा किए जाएंगे तथा इस निधि का व्यय उपायुक्त के निर्देशानुसार किया जाएगा। यानी कि जो पुरस्कार निधि में जो पैसा जमा होगा, कहाँ से जमा होगा, जो जुर्माना से पैसा वसूला जाएगा, किससे, रैयत से जो पैसा जुर्माना से वसूला जाएगा वो पुरस्कार निधि में जमा किया जाएगा। ग्राम प्रधान के एक पुरस्कार निधि है, वहाँ पर जमा किया जाएगा पैसा, और वो जो पैसा खर्चा होगा वो किसके अनुमति से खर्चा होगा, निर्देश से खर्चा होगा, उपायुक्त की अनुमति से पैसा को अब उसे खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है अध्याय 3 और हम लोग देखते हैं। अध्याय 3 में क्या है, रैयत। अध्याय 3 में क्या है, रैयत। और कहाँ से कहाँ तक है, धारा 12 से लेकर धारा 26 तक के क्या है, रैयत के बारे में दिया है। किसमें, अध्याय 3 में क्या है, रैयत। धारा 12 से लेकर धारा 26 तक रैयत है। तो धारा 12 देखते हैं क्या बोलता है,
धारा 12 रैयतों के वर्ग। धारा क्या बोलता है? रैयतों के वर्ग। निवासी जमाबंदी रैयत। निवासी जमाबंदी रैयत कौन है? देखते हैं। वह रैयत जो अपने अभिलिखित गांव में निवास करता हो अथवा उसका परिवार उस गांव में निवास करता हो। अभिलिखित गांव में मतलब रिकॉर्डेड गांव है जो है, जहां वह रैयत जो रैयत अपना रिकॉर्डेड गांव में रहता है, जो अभिलिखित है, जो दर्ज है गांव के रूप में, उस गांव में रहता है, उसे कहा जाएगा निवासी जमाबंदी रैयत। आगे बढ़ते हैं। गैर निवासी जमाबंदी रैयत किसे कहते हैं? गैर निवासी जमाबंदी रैयत यानी वह रैयत जो स्वयं अपने अभिलिखित गांव में निवास नहीं करता हो अथवा उसका परिवार भी निवास नहीं करता। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने गांव में निवास नहीं करता, यानी कि जाता है, कभी कभार रहता है और आ जाता है, उसे गैर निवासी जमाबंदी रैयत कहा जाएगा। दूसरा है नया रैयत। नया रैयत कौन होगा? वह रैयत जो पूर्व में अभिलिखित नहीं हो लेकिन नए स्वरूप में पंजीकृत, यानी कि बोलता है पहले ही से वो क्या रिकॉर्ड में नहीं हो, पहले से नहीं आया हो गांव में। कोई नया व्यक्ति गांव में आ गया तक, वो तो पहले से तो गांव में नहीं रहा, अभी ना आया तो अभी पंजीकृत अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपना कि हम इस गांव के निवासी हैं, अपना सब कुछ बना लिया, वोटर आई डी, आधार कार्ड वगैरह सब बना लिया, तो उसे नया रैयत के रूप में स्वीकार किया जाएगा, पंजीकृत कर लिया हो तो। आगे बढ़ते हैं। धारा 13 क्या कहता है? धारा भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार। भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार। धारा 14 क्या बोलता है? सिवा मतलब बिना डिप्टी कमिश्नर के आदेश के रैयत का बेदखल नहीं किया जाता। मतलब क्या कह रहा है? डिप्टी कमिश्नर मतलब उपायुक्त डीसी के आदेश के बिना किसी रैयत को आप बेदखल नहीं कर सकते हैं। क्या बोलते हैं समझ देखें। इस प्रावधान के अनुसार किसी भी रैयत को बिना उपायुक्त मतलब डीसी डिप्टी कमिश्नर के आदेश से भूस्वामी द्वारा अपनी जोत से बेदखल नहीं किया जा सकता है। और किसी को अगर बेदखल करना है तो बिना डीसी के आदेश के अनुमति क्या उसे बेदखल नहीं कर सकते उसके जमीन से। आगे बढ़ते हैं। धारा 15 क्या कहता है? धारा 15 कहता है, धारा 15 इस प्रावधान के अनुसार रैयत को अपने भूमि मतलब जोत खेत पर बिना किसी शुल्क अथवा अधिकार के खप्पर मतलब खपरा अथवा ईंट बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब क्या बोलता है? इस प्रावधान के अनुसार एक रैयत मतलब हम मान के चलिए हम एक रैयत है और मेरा कोई खेत है, हम उस खेत से क्या करेंगे? खपड़ा, जो घर बनाने के जो ऊपर खपड़ा होता था ना, पहले तो घर तो ढलाई का नहीं होता था, खपड़ा की होता था, तो खपड़ा बनाने के लिए और ईंट मतलब घर बनाने के लिए ईंट का हम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं अपना खेत के मिट्टी का। लेकिन कब? वो अपने परिवार अथवा घरेलू अथवा कृषि प्रयोजन के लिए, अपना घर बनाने के लिए, अपना परिवार के अथवा कृषि प्रयोजन के लिए हम उसे खपड़ा या ईंट बना सकते हैं। बेचने के लिए हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या बोलता है। धारा 16 बोल रहा है अपनी जोत से बांध इत्यादि बनाने एवं मछली तथा अन्य उत्पादन के उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार। बोल रहा है कि अपने खेत में अपने जोत में बांध बना के हम उसमें मछली पालन हम कर सकते हैं, उसके बारे में हमारा क्या अधिकार है वो बोलता है। रैयत भूस्वामी की अनुमति के बिना पीने के लिए अथवा घरेलू उपयोग के लिए अथवा सिंचाई के लिए अपने कृषि जोत पर तालाब, कुआं अथवा अन्य जल स्रोतों का निर्माण कर सकता है। क्या बोलता है? बिना रैयत भूस्वामी की अनुमति के बिना, यानी ऐसा रैयत भूस्वामी के बिना आप क्या करता है? को भूस्वामी सरकार है, बिना हम सरकार के अभी एक भूस्वामी कौन होगा? अभी भूस्वामी हम लोग का कौन है? तो सरकार है। बिना सरकार के अनुमति के अपना हम खेत पर क्या कर सकते हैं? अपना जमीन पर हम क्या बना सकते हैं? तालाब बना सकते हैं, सिंचाई के लिए कृषि जोत के लिए तालाब बना सकते हैं, कुआं बना सकते हैं या कोई भी अन्य जल स्रोत हम निर्माण हम कर सकते हैं धारा 16 के तहत। नेक्स्ट बोलते हैं कर सकता है तथा इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क या अधिभार अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। अपना हम खेत पर कुआं बनाए, तालाब बनाए, इसके लिए हमें कोई टैक्स हम नहीं दे सकते हैं, हम टैक्स देने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट है रैयत इस प्रकार के निर्माण का प्रयोग जलीय उत्पादन के लिए कर सकता है। इस प्रकार का जो हम निर्माण करेंगे हम उसको जलीय उत्पादन के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि यह निर्माण किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है तो इसकी शिकायत किसे कर सकते हैं? उपायुक्त कार्यालय में किया जा सकता है।
तथा इस संदर्भ में उपायुक्त का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। क्या कहना है इसका, अगर आप जो बांध बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, उससे अगर किसी बगल वाले के खेत में पानी चल जाता है, उससे क्षति उसका फसल का होता है, तो उसका शिकायत कहाँ करेगा, उपायुक्त कार्यालय में कीजिएगा उपायुक्त शिकायत। और उपायुक्त यहाँ क्या करेगा, वो निर्णय लेगा, अपना डिसीजन लेगा, उसका डिसीजन यहाँ मान्य होगा, सर्वोपरि होगा, अंतिम निर्णय होगा। आगे देखते हैं धारा 17 क्या बोलता है। धारा 17, अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार, जो आप अपना खेत में आप क्या लगाएं, पेड़ पौधा लगा दें, उस पर सिर्फ आपका अधिकार होगा। जैसे हम अपना खेत में हम लगा दिए शीशम का सागवान के पेड़ लगा दिए, उसको सिर्फ हम ही काट सकते हैं, उसको मेरा अधिकार है। वही बोलता है, इस प्रावधान के अनुसार रैयत अपनी जोत पर वृक्ष, उद्यान, बांस लगा सकता है तथा इसका उपयोग कर सकता है। अपने खेत में हम जितना पेड़ पौधा लगाएंगे उसका हम उपयोग हम खुद करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रैयत को अपनी जोत में अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों पर बिना शुल्क के लाह उपजाने तथा रेशम कीट पालने का अधिकार होगा। बोलता है कि आप अपना जो खेत है और उस पर आप पेड़ पौधा लगाए हैं, उस पर आप क्या कर सकते हैं, लाह उत्पादन कर सकते हैं और रेशम कीट पाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई टैक्स देना नहीं है, बिना टैक्स के आप, बिना शुल्क दिए आप इसको उत्पादन आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यदि कृषि जोत पर महुए का वृक्ष लगाया गया हो तो अनुमंडलाधिकारी की अनुमति के बगैर इसे काटा नहीं जा सकता है। कहना है, अगर आपका जमीन है उस पर आप महुआ का पेड़ लगाए हुए हैं तो आप उसे काट नहीं सकते हैं। कब उसको काटना है तो आपको एसडीओ, अनुमंडलाधिकारी मतलब एसडीओ की अनुमति लेना पड़ेगा कि मेरा खेत पे महुआ है, हमको ये थोड़ा उत्पादन में थोड़ा दिक्कत कर रहा है। क्या होता है, पेड़ पौधा का जमीन में लगातार छांव हो जाता है, जिसकी वजह से फसल में क्या होता है, थोड़ा उर्वरा शक्ति कम होता है, थोड़ा उत्पादन कम होता है। इसलिए बोला अगर आपको काटना है आपको एसडीओ से अनुमति लेना पड़ेगा। किस लेना पड़ेगा, एसडीओ से अनुमति लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है धारा 18। धारा 18 क्या बोलता है, भवन निर्माण संबंधी रैयत के अधिकार। भवन निर्माण संबंधी रैयत के अधिकार क्या बोलता है, रैयत द्वारा अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए जोत पर कच्चा या पक्का भवन बनाया जा सकता है। मतलब मेरा जमीन है और हम उस पर क्या कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। कौन, कच्चा बना सकते हैं या पक्का, हम पक्का घर भी बना सकते हैं और कच्चा भी बना सकते हैं। अगर कच्चा घर का कृषि प्रयोजन के लिए हम कच्चा घर बना के, जहाँ मेरा यहाँ खेत है, यहाँ हम कृषि कर रहे हैं, खेती करते हैं, और यहाँ छोटा सा घर बना दिए, किस लिए, ताकि मेरा फसल को कोई जंगली जानवर आके ना खा जाए। इसलिए छोटा सा कच्चा घर बना के हम कृषि प्रयोजन के लिए कर सकते हैं, या हम पक्का भी घर बना सकते हैं अपना रहने के लिए, धारा 18 के अनुसार। नेक्स्ट है धारा 19 क्या बोलता है, जोत का विभाजन तथा लगान का विवरण। क्या बोलता है, जोत का विभाजन तथा उसके लगान का विवरण जमींदार तथा ग्राम प्रमुख और या रैयत की सहमति से होगा। मतलब यहाँ कहना है कि दो भाई हैं, एक जमीन है, दो भाई इसको बांट लिए हैं, ठीक है, तो इसका लगान कैसे हो दिया जाएगा। तो ये बोलेगा कि नहीं, एक भाई बोलेगा नहीं हम ज़्यादा दे रहे हैं, एक भाई बोलेगा नहीं हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसका निर्णय कहाँ होगा। तो वही बोला है, यदि आपसी सहमति से जोत के लगान के वितरण में असमर्थ हो तो इन पक्षों में से कोई भी व्यक्ति द्वारा लगान के वितरण हेतु उपायुक्त के आवेदन पद दे सकता है। मतलब दो भाई है, अगर दो भाई में अपना जमीन को बंटवारा कर लिया तो कौन कितना टैक्स देगा, इसका निर्धारण लास्ट में कहाँ होगा, उपायुक्त के पास होगा। पहले तो इसका निर्धारण हो जाएगा कहाँ पर, जमींदार, ग्राम प्रमुख और रैयत, जिसका जमीन है उसके और वहाँ का ग्राम प्रमुख और जमींदार के बीच में हो जाएगा। अगर यहाँ पर फैसला नहीं हो पाता है कि कौन कितना लगान देगा, तो इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा, उपायुक्त करेगा। और उपायुक्त के पास इन तीनों में से कोई भी जाके एगो आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट है धारा 20 उपधारा 1। धारा 20 के उपधारा 1 महत्वपूर्ण है, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। रैयत का अधिकार का हस्तांतरण मतलब अब अपना जमीन का बिक्री कर सकते हैं, उसका क्या अधिकार है वो दे। इस प्रावधान के अनुसार विक्रय दान, बंधक, वसीयत, पट्टा किसी अन्य संविदा के माध्यम से रैयत के जोत अथवा कृषि भाग को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी आदिवासी के वहाँ के जमीन का किसी का रैयत है तो उसका जमीन को क्या कर सकते हैं, विक्रय नहीं कर सकते हैं, दान नहीं दे सकता है, बंधक नहीं बना सकते हैं, वसीयत या पट्टा अथवा किसी अन्य संविदा के माध्यम से रैयत के जोत अथवा अन्य कृषि भाग को हस्तांतरित मतलब बेच नहीं सकते हैं। किसी भी तरह से उसका जमीन को आप ले नहीं सकते हैं। वो कौन सा कहता है, धारा 20 कहता है।
और उसके बाद क्या कहता है, यदि अधिकार अभिलेख में हस्तांतरण उल्लेखित हो तो यह हस्तांतरण किया सकता है। अगर अधिकार रिकॉर्ड में वहाँ लिखा हुआ है कि जमीन बिक्री लायक है तो आप जमीन को बेच सकते हैं, ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है उपधारा 1 के तहत, रैयत द्वारा अधिनियम अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा दिया जा सकता है। क्या कहता है, रैयत द्वारा अधिकतम 1 वर्ष के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे लीज दिया जा सकता है, लीज पर आप दे सकता है, तथा इसके लिए उपायुक्त के पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक होगा। अगर आप रैयत हैं, आप किसी को आपको लीज देना है तो अधिकतम 1 वर्ष के लिए दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उपायुक्त के डीसी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। दूसरा कहता है, यदि कोई संथाल रैयत की CNT SPT एक्ट कहाँ का है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 संथाल परगना में लागू है। यदि कोई संथाल रैयत अपनी बहन या पुत्री को संथाल विधि के अनुसार, कहाँ, संथाल विधि के अनुसार दान देना चाहता है तो उपायुक्त की अनुमति से दान देने में सक्षम है। उसका कहना है कि अगर कोई संथाली रैयत है, संथाल परगना का है, वो अपनी जमीन को क्या करता है, बहन या पुत्री को संथाल विधि से दान देना चाहता है तो किसके लिए, तो फिर वहाँ पर डीसी की अनुमति से वो उसे दे सकता है। नेक्स्ट है आदिवासी रैयत अपनी जोत का अधिकतम आधा यानी 1/2 आधा भाग अपनी विधवा माँ अथवा अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी पत्नी के लिए हस्तांतरित कर सकता है। अगर किसी आदमी को लगता है कि हम मर जाएंगे तो क्या सकता है, अपनी माँ को ट्रांसफ़र कर सकता है कि हम मर जाएंगे तो मेरी पत्नी उसको नहीं मानेगी, तो अपनी माँ के लिए कुछ कर सकता है, ट्रांसफ़र उसके नाम कर सकता है। या लगता है कि हम मर जाएंगे तो मेरी माँ उसको नहीं करेगी, ऐसा अगर कोई आदमी सोचता है तो अपनी पत्नी को कुछ हस्तांतरित कर सकता है और अपनी विधवा माँ को भी कर सकता है। कितना, 1/2 यानी कि आधा जमीन। ठीक है, एक बार देखिए, आदिवासी रैयत अपनी जोत का अधिकतम आधा 1/2 भाग अपनी विधवा माँ अथवा अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी पत्नी के लिए हस्तांतरित कर सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, धारा 20 के उपधारा 2 बोलता है, धारा 20 के उपधारा 2 क्या बोलता है, देखते हैं। उपरोक्त अपवादों के अतिरिक्त यदि कोई भी आदिवासी रैयत अपने जोत का हस्तांतरण अपने परगना अथवा तालुका अथवा टप्पा ने ग्राम समूह के आदिवासी रैयत को अपनी भूमि हस्तांतरित कर सकता है, अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। उसका कहना है, अगर कोई जमीन आदिवासी है, अपना जमीन को क्या बोलता है, बेचना है इसको, तो सिर्फ आदिवासी को ही बेच सकता है। और कहाँ होना चाहिए आदिवासी, उसी गांव को होना चाहिए, वही गांव ग्राम समूह को होना चाहिए, परगना को होना चाहिए, तालुका को उसी एरिया को होना चाहिए। और उसे कोई जमीन को कौन लेगा, एक आदिवासी रैयत ही ले सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं ले सकता है जमीन को। जैसे CNT एक्ट में पढ़ते हैं ना कि एक आदिवासी जमीन सिर्फ आदिवासी ले सकता है, एक ही थाना क्षेत्र का होना चाहिए और सिर्फ आदिवासी ही ले सकता है। उसी तरह इसमें SPT एक्ट में भी है, एक आदिवासी जमीन एक आदिवासी रैयत ही ले सकता है और वो भी अपना ही क्षेत्र का होना चाहिए। वो धारा 20 बोलता है, धारा 20 की उपधारा 2। नेक्स्ट है, यह उपबंध घरदी जमाई मतलब घर जमाई, जो अपने ससुराल में बस जाता है उसको घर जमाई कहते हैं, तो वही घरदी जमाई पर लागू नहीं होगा। वो जब घर जमाई बन गया, जब वहीं बस गया तो वो जमीन ले सकता है। ठीक है, कोई भी हस्तांतरण जो इस धारा के अधीन मान्य नहीं है, उसे निबंधित रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता, तथा किसी भी प्रकार का दीवानी, फौजदारी अथवा राजस्व मामला इस संदर्भ में किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, धारा 21 क्या बोलता है। इस धारा के अनुसार राज्य सरकार गजट में अधिसूचना जारी कर संपूर्ण संथाल परगना, कहाँ पर, संपूर्ण संथाल परगना क्षेत्र में कौन, राज्य सरकार अपना गजट में प्रकाशित कर देगा। और किसके लिए, संपूर्ण संथाल परगना क्षेत्र के लिए क्या कहेगा, अथवा किसी खंड और किसी संपूर्ण संथाल परगना के लिए या किसी खंड के गैर आदिवासी, किसके लिए, गैर आदिवासी के धान के खेत अथवा प्रथम श्रेणी के बारी या भूमि उद्यान भूमि को हस्तांतरित करने अथवा बंधक बनाने पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्या कहना है कि झारखंड सरकार, मान लीजिए झारखंड सरकार है, हमारे झारखंड में संथाल परगना है, क्या बोले, झारखंड सरकार अपना गजट में प्रकाशित कर देगा किसके लिए, संपूर्ण संथाल परगना के लिए या किसी एक खंड के लिए, कि गैर आदिवासी रैयत का जमीन को, जैसे खेत हो गया, बारी हो गया,
उद्यान हो गया को हस्तांतरित अब बिक्री नहीं किया जा सकता है, बंधक नहीं किया जा सकता, इसके लिए प्रतिबंध लगा सकता है कि नियम बनाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है, आगे देखते हैं क्या बोलता है। इस प्रकार की भूमि का हस्तांतरण तब तक मान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि निबंधित यानी रजिस्टर्ड प्रलेख द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया हो तथा निबंधन के 1 मास के अंदर उपायुक्त एवं भूस्वामी को सूचना देना आवश्यक होगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार का हस्तांतरण अधिकतम 6 वर्ष, कितना 6 वर्ष के लिए मान्य होगा तथा हस्तांतरण की अवधि के पूरे होने के पश्चात अगले 6 वर्षों तक क्या इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। अब धारा 22 क्या बोलता है, धारा 22 देखते हैं। न्यास या ट्रस्ट, न्यास मतलब ट्रस्ट विश्वास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र रैयत दे सकता है। बोलता है आप अपना खेत को किसी ट्रस्ट को दे सकते हैं अस्थायी तौर पर कुछ वर्षों के लिए। क्या बोलता है, इस धारा के अनुसार धारा 20 एवं 21 के प्रावधानों का पालन करते हुए रैयत न्यास के अधीन कृषि कार्य के लिए अपनी भूमि हस्तांतरित कर सकता है, लेकिन इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा। क्या बोलता है यहाँ पर, क्या बोल रहा है कि कोई रैयत अपने भूमि को धारा 20 एवं 21 का पालन करते हुए अपना जो खेत है वो ट्रस्ट को दे सकता है। किसके लिए, कृषि कार्य के लिए, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए देगा। और इसके लिए क्या निम्नलिखित शर्त है, इसके लिए एक शर्त दिया हुआ है, उस शर्त को पालन होना चाहिए। क्या शर्त है, यदि रैयत गांव से अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहता है, मतलब कोई रैयत है वो अपने गांव में अनुपस्थित रहता है अस्थायी रूप से, मतलब कभी गांव आता है और अधिकतर समय बाहर ही रहता है, तब अपने क्या करेगा, वो खेत को दे देगा खेती करने के लिए, दूसरे को दे देता है तो उससे अच्छा ट्रस्ट को दे देगा। दूसरा, यदि रैयत शारीरिक रूप से कृषि कार्य करने में असमर्थ हो, मतलब जो रैयत है शारीरिक रूप से कृषि कार्य करने मतलब कि वो दिव्यांग हो, ठीक हो। दूसरा बोलता है यदि रैयत कृषिगत संसाधनों का क्षति हो चुका हो, मतलब किसी रैयत के पास क्या कृषि का संसाधन क्या होगा, हल बैल होगा, या उसका बैल मर गया हो या हल टूट गया हो, उसका संसाधन क्षतिग्रस्त हो गया हो, तो क्या करेगा, अपनी जमीन को दूसरे को दे देता है ना बटैया करने के लिए, उसे चाहता दे देगा ट्रस्ट को खेती करने के लिए। चौथा बोलता है यदि रैयत विधवा महिला अथवा अल्पवयस्क को, यानी कि रैयत विधवा महिला, उसका पति मर गया या उसका बेटा जो है वो छोटा हो, अल्पवयस्क हो, तो क्या करेगा, अपना जमीन को वो ट्रस्ट में वो दे सकता है। नेक्स्ट बोलता है इस प्रकार के हस्तांतरण के लिए यदि कोई निर्धारित अवधि उल्लेखित नहीं किया गया है तो यह हस्तांतरण 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए मान्य नहीं होगा। मतलब आप जमीन दे रहे हैं ट्रस्ट को, आप किसी डेट का जिक्र नहीं किए हैं, कितना डेट तक, कितना वर्ष के लिए दे रहे हैं, डेट नहीं किए हैं, तो क्या बोल रहा है 10 वर्ष के लिए, अधिकतम 10 वर्ष के लिए ये जमीन आप उसे ट्रस्ट को दे सकते हैं, अधिकतम 10 साल के लिए। नेक्स्ट बोलता है, क्या बोल रहा है, बोलता है यह हस्तांतरण जो है, यह हस्तांतरण ग्राम प्रधान, मूल रैयत या भूस्वामी को रजिस्ट्री डाक द्वारा सूचना देकर तथा अनुमंडला पदाधिकारी को सूचना देकर संपन्न किया जा सकता है। जो आप अपनी जमीन को क्या दे रहे हैं, ट्रस्ट को दे रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, मूल रैयत या भूस्वामी को रजिस्ट्री डाक द्वारा सूचना दीजिए, यानी डाक कर दीजिए, पोस्ट स्पीड पोस्ट कर दीजिए, डाक से भेज दीजिए, रजिस्टर कर दीजिए, तथा अनुमंडलाधिकारी एसडीओ को सूचना देकर आप संपन्न कर सकते हैं। सूचना देकर आप अपनी जमीन को क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है धारा 23, क्या बोलता है, धारा 23 रैयती भूमि का बदलन या विनिमय, मतलब क्या होता है, रैयती भूमि को आप बदल सकते हैं, या विनिमय मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। और एक्सचेंज कब करेंगे, यानी कि एक ही गांव में आप जमीन को अदला बदली कर सकते हैं। और जमीन का जो कीमत होना चाहिए एक ही कीमत होना चाहिए। किसी हाई फाई ज़मीन हो कि एक ज़मीन का 10 लाख हो, एक ज़मीन का 5 लाख हो, तो उतना नहीं, मिलता जुलता होना चाहिए। क्या बोलता है, इस प्रावधान के अनुसार रैयती भूमि का विनिमय आपसी सहमति से किया जा सकता है तथा इसके लिए उपायुक्त के समक्ष आवेदन करना आवश्यक है तथा उपायुक्त विवेकानुसार निर्णय दे सकता है। बोलता कहता है आपको ज़मीन को अदला बदली करना है किसी दूसरे बगल
व्यक्ति के साथ, तो आप उसके लिए डीसी के पास एक एप्लीकेशन दीजिएगा और उसके बाद डीसी निर्णय लेगा कि इसका ज़मीन का अदला बदली करना है या नहीं। वो निर्णय देगा कौन? डीसी देगा। नेक्स्ट है, विनिमय का आदेश देने से पूर्व उपायुक्त निम्नलिखित मामलों की जांच करेगा। क्या क्या जांच करेगा? पहला, विनिमय क्या बोलता है? पहला जो है, विनिमय पारस्परिक सुविधा के लिए किया गया हो। मतलब जो जमीन की अदला बदली कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अपना पारस्परिक सुविधा के लिए किया गया हो तथा इस विनिमय के क्या बोलता है? इस विनिमय एक्सचेंज के गुप्त रूप से बिक्री अथवा व्यापारिक हस्तांतरण का भाव शामिल ना हो। मतलब आप जमीन का अदला बदली कर रहे हैं लेकिन गुप्त रूप से चुपके क्या उसे बेचे तो नहीं रहे हैं ना, कहीं व्यापारिक काम के लिए तो यूज तो नहीं न कर रहे हैं, कहीं बिजनेस के लिए, ये देखेगा। दूसरा, विनिमय की जाने वाली दोनों जमीनों का मूल्य लगभग एक समान होना चाहिए। जो जमीन को अदला बदली कर रहे हैं दोनों का दाम एक होना चाहिए, एक समान लगभग होना चाहिए। नेक्स्ट बोलता है, विनिमय की जाने वाली जमीन एक ही गांव या आसपास के में स्थित होना चाहिए। जो जमीन आप बदला बदली कर रहे हैं एक ही गांव में होना चाहिए या आसपास में होना चाहिए। नेक्स्ट है बोलता है, विनिमय करने वाला दोनों पक्ष जमाबंदी रैयत हो। मतलब जो लोग जमीन का अदला बदली कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? दोनों पक्ष जमाबंदी, वो दोनों को दोनों जमाबंदी रैयत होना चाहिए। यानी एक कोई भूस्वामी नहीं होना चाहिए या एक रैयत नहीं होना चाहिए। यानी कि जब दोनों बदला बदली कर रहे हैं तो दोनों को दोनों रैयत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जमाबंदी रैयत होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ बोलता है, जमाबंदी का तात्पर्य एक रैयत द्वारा धारित भूमि का विवरण एक जगह दर्ज कर कुल रकबा यानी जमीन का क्षेत्रफल और दिए जाने वाले लगान के ब्यौरे से है। क्या बोल रहा है? जमाबंदी का क्या तात्पर्य है? एक रैयत द्वारा धारित भूमि का विवरण एक जगह दर्ज कर कुल रकबा यानी जमीन के क्षेत्रफल और दिए जाने वाले लगान के ब्यौरे से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? यदि विनिमय के प्रलेख डॉक्यूमेंट में कोई अवधि उल्लेखित नहीं किया गया है तो यह विनिमय अधिकतम 10 वर्षों के लिए वैध होगा। मतलब आप जमीन का अदला बदली कर रहे हैं, आप कितना साल के लिए अदला बदली कर रहे हैं? अगर ये अपना डॉक्यूमेंट में नहीं लिखे हैं तो कितना साल के लिए मान्य होगा? ये 10 साल के लिए मान्य होगा। ठीक है, तथा यदि इस जमीन पर रैयत खेती नहीं करता हो तो 10 वर्षों के उपरांत यह भूमि परित्यक्त भूमि यानी छोड़ा हुआ भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब आप जमीन को अदला बदली किए हैं, क्यों किए हैं? अपना खेती के लिए हैं, अपना सुविधा के अनुसार नहीं किए हैं। और आप अगर नहीं 10 वर्षों तक आप उसको नहीं करते हैं, क्या करते हैं? इसमें खेती नहीं करते 10 वर्षों तक, तो क्या हो जाएगा? इस जमीन को आप समझिए कि आप छोड़ दिए जमीन को, यानी कि अपने जमीन को जहाँ था आपका जमीन आप वहाँ ले लिए, उसका जमीन जहाँ था वहाँ ये से छोड़ा हुआ माना जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। धारा 24 क्या बोलता है? रेती जोतों का हस्तांतरण का निबंधन। जो रेती जोत है उसको जो बेच रहे हैं उसको निबंधन करवाना है। क्या होता है? इस धारा के अनुसार रेती जोत की बिक्री, दान अथवा वसीयतनामा के माध्यम से निबंधन किया जा सकता है तथा इसके लिए भूस्वामी निबंधन शुल्क प्राप्त कर सकता है। मतलब आप कोई जमीन को बेच रहे हैं तो उसके लिए आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। जब आप जमीन को बेचते हैं तो टैक्स तो देना ही पड़ता है, रजिस्ट्रेशन। आगे करते हैं, निबंधन शुल्क और रजिस्ट्रेशन फी की राशि भूमि के वार्षिक भू राजस्व का कितना होना चाहिए? 2% निर्धारित। जो आप जमीन है आपका उसका भू राजस्व जो लगान दे रहे हैं, जो लगान दे रहे हैं उस लगान का कितना होना चाहिए? 2% निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं, परंतु यह शुल्क 8 आने 50 पैसे से कम और 50 रुपये से अधिक नहीं होगा। मतलब उस टाइम क्या बोलता था? 50 मैंने 8 आने, मतलब 8 आने हम बोलते हैं 8 चवन्नी, 8 50 पैसा से कम, उससे कम नहीं होना चाहिए और 50 रुपये से भी अधिक नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि क्या बोलता है? यदि जोत लगान मुक्त भूमि हो। क्या बोलता है? यदि आपका जो खेत है वो लगान मुक्त भूमि हो तो निबंधन शुल्क के रूप में मात्र 1 रुपया शुल्क वसूला जा सकता है। अगर आपका जमीन है उस पर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, लगान नहीं दे रहे हैं, तो आप निबंधन शुल्क उस पर कितना दीजिएगा? 1 रुपया दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है? यदि भूमि का हस्तांतरण दान के माध्यम से किया जा रहा हो तथा दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति 3 पीढ़ियों तक रक्त संबंधी हो तो इस प्रकार के भूमि के हस्तांतरण में कोई निबंधन शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा। कहना है, अगर आप अपना जमीन का दान कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं? अपना
किसी पूर्वज को कर रहे हैं, अपना किसी खानदान का आदमी को कर रहे हैं, तो कम से कम क्या बोल रहा है, 3 पीढ़ियों तक रक्त संबंधी होना चाहिए, रक्त संबंधी 3 पीढ़ियों तक होना चाहिए। और इस पर कोई आपको, अगर आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, ज़मीन दे दीजिएगा, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा उस पर। नेक्स्ट है धारा 24A। क्या बोलता है धारा 24A? वास मतलब निवास, वास मतलब निवास यहाँ बोल रहा है, वास निवास। भूमि के कतिपय हस्तांतरण का निबंधन, हमने अपने जो निवासी भूमि है उसका आप कतिपय हस्तांतरण पर निबंधन कर सकते हैं, यानी कि उसका ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, रजिस्टर्ड। तो क्या कर रहे हैं देखिए, इस धारा के अनुसार वास निवास भूमि का हस्तांतरण विक्रय, दान अथवा वसीयतनामा के माध्यम से किया जा सकता है। यानी आप जिस भूमि पर रह रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं, विक्रय, दान अथवा वसीयत के नामा के माध्यम से आप कर सकते हैं, बेच सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन इसके लिए भूस्वामी के कार्यालय में निबंधन करवाना आवश्यक होगा। कहाँ निबंधन कार्यालय में करवाना होगा? क्या बोलता है, निबंधन कार्यालय में करवाना क्या होगा, इसको निबंधन करवाना होगा। भूस्वामी के निबंधन कार्यालय में इसके लिए निबंधन करवाना होगा। भूस्वामी कौन है? यहाँ सरकार है भूस्वामी। नेक्स्ट बोलते हैं धारा 25। धारा 25 में क्या बोल रहा है, रेती जोत या उसके खंड के विक्रय या दान के, रेती जोत या उसके खंड के विक्रय या दान के प्रलेख डॉक्यूमेंट के निबंधन के समय जमींदार आदि के निबंधन शुल्क की चुकती अनिवार्य होगी। मतलब रेती जोत या उसके खंड के विक्रय आप जब सिस्टम बेच रहे हैं, किसी रेती जोत को या खंड को या दान कर रहे हैं, तो जब सिस्टम निबंधन करवाइएगा और रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, बेचने जाइएगा, उस टाइम उसका जो शुल्क होगा वो आपको देना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट बोल रहा है निबंधन का फल। क्या बोलता है, निबंधन का फल। धारा 24 की उपधारा 3 के अधीन डिप्टी कमिश्नर मतलब उपायुक्त द्वारा निबंधन का आदेश देने पर यह हस्तांतरण जमींदार द्वारा सम्मति प्राप्त समझा जाएगा। आज के लिए इतना। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कल धारा 4 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड।